तो शुरू करते हैं नियुक्ति करने वालों का रुख। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी शुरू करते हैं। जो नियुक्ति करने वाले होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो किसी की कह सकते हैं नौकरी देने वाले, कौन किस पोस्ट पे होगा, तो उसके बारे में हम जानते हैं। कौटुंबिक निषेध और महिलाओं के स्वयं की आशंकाओं की वजह से सामान्यतः नियुक्ति करने वाले महिलाओं का शोषण करते हुए पाए जाते हैं। जो नियुक्ति करते हैं महिलाओं की। पोपला के अध्ययन में दिखाया गया कि पदोन्नति के मामले में महिलाओं के अध्ययन में दिखाया गया कि पदोन्नति के मामले में, मतलब अगर पोस्ट की बात की जाए तो पदोन्नति के मामले में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव बढ़ता जा रहा है, भेदभाव किया जाता है और वह क्लर्क तथा प्राथमिक स्कूलों में नीचे स्तर की नौकरियों की ओर ही ज़्यादा प्रवृत्त होती हैं। जो नीचे स्तर की नौकरियां होती हैं उनकी ओर ही उनको ज़्यादा भेजा जाता है। उनकी कार्यपालक तथा पर्यवेक्षीय पदों पर पदोन्नति बहुत कम होती है। मतलब कह सकते हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पर किसी को अच्छे पोस्ट पे बात की जाए तो उस स्तर पे बात की जाए तो बहुत कम होती है। कुशल और अकुशल श्रमिक के रूप में पुरुष को वरीयता देने के पीछे ये कारण दिए जाते हैं कि वे शारीरिक रूप से सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं शारीरिक रूप से। चाहे पुरुष किसी काम में अच्छा भी हो या नहीं भी हो, तब भी उसको ज़्यादा वरीयता दी जाती है। और उनकी अनुपस्थिति दर पीछे यही कारण दिए जाते हैं कि वे शारीरिक रूप से सशक्त होते हैं, मजबूत होते हैं और उनकी अनुपस्थिति दर कम होती है, कि वो मतलब ज़्यादा छुट्टी नहीं लेते, या अनुपस्थिति मतलब यही हुआ कि ज़्यादा छुट्टी नहीं लेते हैं, बहुत कम लेते हैं छुट्टी। तो अनुपस्थिति जो दर है वो कम होती है। क्लर्क की श्रेणी में भर्ती और पर्यवेक्षक पदों पर पदोन्नति के बारे में पुरुष नियोजक ये तर्क देते हैं, जो पुरुष होते हैं ये तर्क देते हैं कि महिलाएं भर्ती तथा पदोन्नति के लिए आगे ही नहीं आती। महिलाएं अगर अच्छी और पोस्ट के लिए या आगे और बढ़ने के लिए महिलाएं खुद आगे नहीं आती, लेकिन जब उनसे और आगे प्रश्न किया गया तो आधे से अधिक नियुक्ति करने वालों ने ये कहा कि महिला की बुनियादी जिम्मेदारी तो अपने घर की प्रति होती है। पुरुषों ने ये कहा कि जो महिलाएं हैं उनकी आधी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है, बुनियादी जिम्मेदारी तो अपने घर की प्रति होती है, और पुरुषों में अधिक बेरोजगारी होती है और महिलाएं अक्सर केवल गौण उपार्जक होती हैं। इसलिए नौकरी के मामले में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा वरीयता नहीं दी जानी चाहिए, कि पुरुषों को मतलब ज़्यादा देनी चाहिए और महिलाओं को कम देनी चाहिए वरीयता। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक सत्ताधारी, जहां भूमि का स्वामित्व, उत्पादन के साधन तथा निर्णय लेने की ताकत पुरुषों के हाथों में हो, वहां परिवार के अंदर तथा रोजगार बाजार में श्रम का विभाजन सत्ताधारियों के पक्ष में ही होता है। व्यक्तिगत अध्ययन ये बताते हैं कि जहां पुरुष मुख्यतः रोटी कमाऊ नहीं भी हों, वहाँ भी महिलाएं परंपरा की गिरफ्त में आकर पुरुष को ही अन्नदाता मानती हैं। कि मतलब जहाँ पुरुष रोटी नहीं मतलब कमाने ना जाता हो, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पुरुषों को ही चलती है, पुरुषों को ही अन्नदाता कहा जाता है। ये मानते हैं अपने को कभी भी घर का मुखिया या परिवार के संबंध में प्रमुख निर्णय लेने वाली नहीं कहती। केरल की 5 कामकाजी महिलाओं का गहन अध्ययन करते हुए लीला गुलाटी ने ये निष्कर्ष निकाला। 5 महिलाएं हैं जो काम करती हैं, उन्होंने उन पर अध्ययन किया लीला गुलाटी ने, और ये निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि 3 परिवारों में महिलाएं ही मुख्य उपार्जक हैं, मतलब घर चलाती हैं, परंतु रोजगार के बावजूद उनके अपने आकलन या सामाजिक सोपान में उनकी हैसियत में कोई सुधार नहीं हुआ था। सामाजिक सोपान में उनकी हैसियत में कोई सुधार नहीं हुआ था कि वो खुद अपने ऊपर निर्भर हों, और किसी भी मामले में कार्य में वो खुद पे नहीं निर्भर हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं। तो महिला की निर्भरता
तथा अधीनता की धारणा उन क्षेत्रों में भी पाई गई है जहाँ वास्तव में पुरुष को जीने के लिए पत्नी के कौशल पर निर्भर करना पड़ता है। नरसापुर आंध्र प्रदेश में है नरसापुर। तो नरसापुर में वहाँ की महिलाएं अच्छी किस्म की लेस बनाती हैं। जो लेस होती है उसको बनाती हैं महिलाएं, जिसे पुरुष दूर दूर बेचने के लिए जाते हैं। वहाँ की महिलाएं भी अपने को मर्द पर निर्भर बताती हैं। जो महिलाएं हैं वो अभी भी खुद काम करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अपने आप को मर्द पर निर्भर बताती हैं, जबकि वह ये नहीं कहती कि यदि उनमें यह हस्त कौशल, ये जो हाथ का कार्य करती हैं, ये हस्त कौशल ना हो तो उनके पति यदि विपन्न नहीं तो बेरोजगार अवश्य हो जाते। कि मतलब यही बात है कि वो खुद पे बनाती है, लेकिन जो निर्भरता है कहीं ना कहीं वो पुरुषों पे है। वो खुद कार्य करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो ना बनाए तो कहीं ना कहीं उनके पति जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन वो कभी भी अपने आप को नहीं कहती हैं। उत्पादन श्रम के क्षेत्र में वे अपनी भूमिका के बारे में स्वयंता बड़ी निर्भिमानी होती हैं। यद्यपि महिलाएं तो ये जानती हैं कि उनका यह कार्य घर के कार्य से बिल्कुल अलग प्रकार का है और ये फुर्सत में करने वाला काम नहीं है, लेकिन वह अपनी इस आर्थिक भूमिका को कोई खास महत्व नहीं देती हैं। जो ये मेहनत करती हैं वो इसे कोई खास महत्व वह नहीं देती हैं। आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक सत्ताधारी, जो शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक जो सत्ताधारी हैं उनके बारे में जानते हैं। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक वर्ग, जो मजदूर वर्ग है, तो शहरी क्षेत्रों में श्रमिक वर्ग और विशेष रूप से पुरुष वर्ग के पास कार्य के बहुत से विकल्प होते हैं। लीला कस्तूरी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जब तमिलनाडु के बेरोजगार बुनकर कार्य की तलाश में दिल्ली आ गए, कहाँ से? तमिलनाडु से। तमिलनाडु के जो बेरोजगार बुनकर थे, जो कपड़ा बुनते थे, वो काम की तलाश में दिल्ली आ गए, तो महिलाओं को केवल घरेलू नौकर के रूप में ही कार्य मिल सका। सिर्फ महिलाएं जो थी वो किसी न किसी घर में नौकरानी के रूप में ही उन्हें काम मिल सकता था, परंतु पुरुषों को मिस्त्री का काम, बावर्ची का काम, ड्राइवर आदि जैसे कई कार्य मिल गए। अपने पुराने निवास स्थान से हटकर, जहाँ वो पहले रहते थे, उस निवास स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर चले जाने का अर्थ है कि एक सुस्थापित जीवन शैली से संबंध विच्छेद हो जाना और विस्तारित परिवार के सहारे से वंचित हो जाना। जिन पुरुषों के लिए अपनी जगह पर कार्य के थोड़े से ही विकल्प थे, मतलब जहाँ पे बहुत कम विकल्प थे, बहुत कम चूज कर सकते थे, बहुत थोड़े ही विकल्प थे, राजधानी में आकर वह कार्य चुनने के बारे में बहुत सनकी और नकचड़े हो गए। लेकिन महिलाओं को अपने घर बाहर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि वे अपने चारों ओर किसी अन्य काम की खोज खबर ले सकें, क्योंकि उन्हें घर से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर भी पुरुष और स्वयं महिलाएं भी पुरुष के सवेतन काम को मुख्य सहारा देने वाला और अपने काम से मिली आमदनी को केवल अनुपूरक ही मानती हैं कि हमारा बिल्कुल सेम ही है। परंतु पति मालिक या स्वामी होता है और वह सेवा पाने, जैसे पैर दबवाने या पॉलिश कराने का अधिकारी होता है। तो जो पति होता है कहीं ना कहीं उसको कहते हैं कि ये मालिक भी होता है, स्वामी में भी होता है, और इसको अगर ये बोलता है कि पैर दबाओ तो कहीं ना कहीं इसका ये अधिकार है कि ये कह सकता है। गोविंद कलेंकर ने अपने अध्ययन के दौरान ये पाया कि हरित क्रांति वाले क्षेत्र जैसे पंजाब, हरित क्रांति वाले क्षेत्र में महिलाओं को अपने दिन भर के कामकाज के बाद अपने पति की सेवा भी करनी पड़ती थी। जो महिलाएं थीं उनको अपने पति की भी सेवा करनी पड़ती थी घर का काम होने के बाद। महिला द्वारा उलट कर जवाब देना, ठीक तरह से खाना ना परोसना या कभी कभी पारिवारिक मामले में बोलना उसका अपराध माना जाता था, और इसके लिए
इसके लिए उनकी पिटाई भी होती थी अगर वो बीच में बोलती थी। तो ऐसी स्थिति थी। ये शहरी क्षेत्रों में बात की जा रही है। मालविका कौलकर ने दिल्ली के मेहतर समुदाय के बारे में अध्ययन किया। एक मेहतर समुदाय है, उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया, जिसके अनुसार पुरुष वर्ग अपने पारंपरिक व्यवसाय के बाहर कार्यों के लिए गतिशील था। मतलब अपने जो पुराना काम करता था, परंपरागत की बात की जाए, शुरुआत से जो काम करता था, अब वह उससे बाहर भी आ चुका है, वो कोई भी कार्य कर सकता है। तो पारंपरिक व्यवसाय के बाहर कार्य के लिए गतिशील था और उनकी महिलाएं उन्हीं शहरी पर्यावरण में बेहतर कार्य ढूंढने में सक्रिय सहायता करती थी, उनकी मदद करती थी, खुद भी काम ढूंढती थी। महिलाएं स्वयं इस बात से संतुष्ट थी कि पुरुष को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का अधिकार था, जबकि अपने लिए वे शायद ही कभी ऐसा सोचती होंगी। वो अपने पति के लिए ज़रूर सोचती थी, पर अपने लिए इतना खास ध्यान नहीं रखती थी। प्रतिबंधित शारीरिक गतिशीलता, घर गृहस्थी के पूरे कामकाज की जिम्मेदारी तथा एक जाति विशेष की महिलाओं को कहाँ काम करना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए, इस संबंध में कड़े विचारों ने महिलाओं को अपने आप ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जहाँ ये मान लिया जाता है कि व्यावसायिक गतिशीलता केवल पुरुषों के लिए ही होती है, कि जो व्यवसाय के बारे में कहाँ काम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, तो कहीं न कहीं ये सिर्फ पुरुष लोगों पर ही छोड़ दिया गया। इसमें आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश लड़कियां 8-10 साल की उम्र के बाद या तो अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगती हैं। जो 8 कम उम्र की जो लड़कियां होती हैं, या तो अपने काम के साथ काम पर जाने लगती हैं। मतलब कह सकते हैं जो लड़कियां होती हैं 8-10 साल की, वो अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगती हैं, जहाँ उनकी माँ काम करती हैं, चाहे घर का काम हो, किसी घर पे काम करना हो, तो काम पर जाने लगती हैं, या घर की सफाई तथा खाना पकाने का काम करने लगती हैं। लड़के शायद ही घर के काम में सहायता करते हैं और अक्सर आपको देखने को मिलेगा ही कि लड़के तो गली कूचों में खेल रहे हैं और लड़कियां या तो घर में काम कर रही होती हैं या अपनी माँ के काम में सहायता कर रही होती हैं। आगे बात करते हैं कार्य की परिस्थितियों के बारे में। तो इसमें हमने पढ़ा, अब आगे बढ़ते हैं। कार्य की परिस्थितियाँ। अधिकांश कामकाजी महिलाओं के लिए नौकरी करना एक अनिवार्यता होती है। पुरुष की तुलना में उनके पास कम विकल्प होते हैं। मतलब कह सकते हैं उनके पास काम करने की जो संभावना की बात की जाए तो कम विकल्प होते हैं और व्यावसायिक गतिशीलता के सीमित अवसर होते हैं। जब महिला और पुरुष एक ही तरह के कार्य करते हैं तो महिलाओं के हिस्से में जो काम आता है वह पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत तथा समय की मांग करने वाले होते हैं। उदाहरण के लिए धान की खेती में उन्हें बुआई, निराई तथा रोपने में लंबे समय तक काम करना पड़ता है। केरल में संचारक द्रव में जो काजू का बीज निकालने का काम महिलाओं को ही करना पड़ता है। काजू के जो बीज निकालने का जो काम है वो महिलाएं ही करती हैं। इसके अतिरिक्त जबकि महिला और पुरुष एक ही प्रकार का काम करते हैं, तब भी अक्सर महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है। जो वेतन की बात की जाए वो कम मिलती है, लेकिन काम दोनों बराबर की ही करते हैं। इसका विरोध भी ज़्यादा नहीं किया जाता। उन्हें अपने कानूनी तथा अन्य अधिकारों की जानकारी नहीं होती। जो महिलाएं होती हैं उन्हें जानकारी नहीं होती। इसके अलावा जमींदार तथा ठेकेदार द्वारा शोषण तथा शारीरिक दुर्व्यवहार किए जाने का भी डर बना रहता है कि उनसे कहीं गलत तरीके से व्यवहार ना करें। तो ये भी कहीं न कहीं महिलाओं में डर बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। पारंपरिक भूमिका की अपेक्षाएं। सामाजिक वर्ग चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर वर्ग में यह एक विश्वास है तथा एक व्यापक धारणा है कि महिला की नौकरी को पत्नी तथा
माता की बुनियादी भूमिका में हस्तक्षेप या उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। महिला की नौकरी को पत्नी तथा माता की बुनियादी भूमिका में हस्तक्षेप या उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। महिला की शारीरिक सुरक्षा तथा उसके काम के सम्मानजनक होने का भी ख्याल रखा जाता है। स्पष्टतः नौकरी पेशा परिवारों में इन शर्तों को सुनिश्चित कर पाना कठिन होता है और अक्सर उनके यहाँ की महिलाओं को बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए विभिन्न स्तरों पर सबसे अच्छे कामों का उदाहरण है शिक्षिका की नौकरी, टीचर की नौकरी, पुस्तकालयों की नौकरी, डॉक्टरी विशेष की बात की जाए, चिकित्सा विशेष रूप से प्रसूति तथा बाल रोगों में विशेषता। ये कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग की महिलाएं इस प्रकार इन पोस्टों पे होती हैं। स्वास्थ्य निरीक्षक की बात की जाए तो ये सारी कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग की महिलाओं के कार्य में आते हैं। हल्की नौकरियों की उपलब्धता मांग पूर्ति की स्थिति और साथ ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों पर निर्भर करती है। उच्च शिक्षा के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए बहुत सी महिलाओं को तो टेलीफोन ऑपरेटर या क्लर्क या टाइपिस्ट तथा नर्स की नौकरी से ही संतोष करना पड़ता है। इन पृष्ठों को पढ़ते समय आपको अपनी ज़िंदगी के अनुभवों का ध्यान आ गया होगा। आपने अपने पिता या भाइयों को कितनी बार उनके कार्य या उससे संबंधित मुद्दों तथा समस्याओं पर चर्चा करते हुए सुना है। फिर चाहे वह घर में कार्य करने वाली महिला है या स्कूल शिक्षिका या क्लर्क या कॉलेज की टीचर। घर चलाने में होने वाले तनाव के बारे में, सिद्धांत के मामले पर अपने अधिकारी से होने वाले तर्क वितर्क के बारे में या फूल के हिस्सों को एक भिन्न तरीके से पढ़ाने में आए आनंद के बारे में कितनी बार आपकी माता, पत्नी या बहन ने आपसे चर्चा की है। यदि आप इस बात पर गौर करें तो संभवतः आपको मालूम होगा कि पुरुष अपने घर के वातावरण में अपनी नौकरी से संबंधित बातों पर ज़्यादा चर्चा तथा खुलकर बात करता है, जबकि दूसरी ओर महिलाएं शादी विवाह की बातें, अन्य रिश्तेदारों के साथ घटी घटनाओं, मिट्टी की तेल की कीमत के आदि के बारे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज़्यादा चर्चा करने की और प्रवृत्त होती हैं। मतलब इन सब मामलों पे जो महिलाएं होती हैं ज़्यादा चर्चा करती हैं। इसमें जो बात निहित है वह है दृष्टिकोण, नज़रिया। उनके अगर हस्बैंड की बात की जाए या किसी पुरुष की बात की जाए तो उसका नज़रिया अलग होता है, महिलाओं का नज़रिया अलग होता है, क्योंकि यही हमें बताता है कि कोई व्यक्ति अपनी भूमिका के बारे में क्या सोचता है। बहुत सी भूमिकाओं का निर्वहन करने वाली होने के बावजूद महिलाएं पुरुष से कहीं अधिक स्वयं को घर बनाने वाली और पालने पोसने वाली मानती हैं। इस प्रकार का आत्मबोध पितृवंशी व्यवस्था में ज़्यादा दिखाई देता है, जहाँ अधिकारिता सत्ता पुरुषों के हाथ में होती है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आगे पढ़ते हैं। जमी जमाई धारणाओं का नारी के स्वास्थ्य पर प्रभाव, कि नारी के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है जब कोई जमी जमाई धारणाओं को, पुराने विचारों को जब उन पर कोई थोपता है। तो हमने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं द्वारा कार्य करने के बारे में बहुत सी चर्चा की है। इसका मुख्य कारण ये है कि इससे परिवार तथा समाज में महिला की न केवल परिस्थिति पता चलती है, स्टेटस पता चलता है, अपितु उसकी इस परिस्थिति की परिभाषा भी मिलती है। हमने निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार की छवि निर्माण के लिए अधिकांशतः पितावंश परंपरा के परिवार ही जिम्मेदार हैं, जो पितावंश परंपरा ही जिम्मेदार है। इसी के साथ साथ परिवार से बाहर के भी कुछ ऐसे अभिकरण या अभिकर्ता हैं जो इन जमी जमाई धारणाओं के निर्माण में सहायता करते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि महिलाओं की अपनी परिस्थिति के प्रति कैसी प्रतिक्रिया है। आगे के उपभागों में परिवार में पोषण में भेदभाव, महिलाओं के प्रति गर्भ में लिंग निर्धारण कि लड़का है या लड़की, तथा लिंग के आधार पर भेदभाव,
कि लड़का के आधार पे या लड़की के आधार पे बात की जाए तो भेदभाव, सामाजिक भूमिका तथा अपेक्षाओं की दी हुई परिभाषाओं के अंतर्गत दिखाए गए हैं। तो इनमें ये सब दिखाया गया है कि भूमिका तथा अपेक्षाएं संबंधी परिभाषाओं के कारण महिला के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है जब जमी जमाई धारणाएं कहीं ना कहीं उस पर थोपी जाती हैं। तो फर्स्ट पढ़ते हैं पोषण में भेदभाव। ध्यान से सुनिएगा। जैसा आपने देखा कि महिलाओं को लंबे समय तक और कठिन काम करने पड़ते हैं, लंबे समय तक और कठिन कार्य करने पड़ते हैं, और ये काम अक्सर कठिन और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में करने होते हैं। बहुत से अध्ययनों में यह दर्शाया गया है कि अभाव की स्थिति में, जहाँ हर चीज़ की कह सकते हैं कमी हो, अभाव की स्थिति में महिलाओं तथा लड़कियों को खाने में कैसे भेदभाव सहन करना पड़ता है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि पुरुष तथा लड़के पहले खाते हैं और उन्हें खाने का ज़्यादा और अधिक पौष्टिक भाग परोसा जाता है। मतलब अच्छा पौष्टिक भाग की बात की जाए तो उसको परोसा जाता है पुरुषों को या लड़कों को। पारंपरिक रूप से हमारे समाज में, अगर बहुत समय पहले की बात की जाए पारंपरिक समाज में पारंपरिक रूप से हमारे समाज में महिलाएं पुरुषों के बाद ही भोजन करती हैं, खाना बाद में ही खाती हैं, और यदि भोजन सामग्री सीमित हो तो उन्हें स्वयं ही कम खाने को मिलेगा। अगर खाना कम है तो वो उन्हें कम मिलेगा, लेकिन पहले वो अपने घर के जितने भी पुरुष होंगे या लड़के होंगे उनको खिला देती हैं। महत्व की बात यह है कि भोजन में भेदभाव गरीबी तथा अभाव के परिणाम स्वरूप ही नहीं होता, अपितु दृष्टिकोण तथा अपेक्षाओं के कारण भी होता है। ये माना जाता है कि पुरुष को बेहतर तथा ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होती है क्योंकि उसे कठिन कार्य करना होता है और वह परिवार के लिए रोटी कमाने वाला भी है। लेकिन यह तथ्य कि महिला भी उतना ही कठिन परिश्रम करती है और उतना ही कमाती है कभी मद्देनज़र नहीं रखा जाता, कभी सामने नहीं रखा जाता। निश्चिततः घर से संबंधित कार्यों में जो परिश्रम और ऊर्जा महिला को खर्च करनी पड़ती है उसे तो कभी ध्यान में ही नहीं रखा जाता कि वो घर के कार्य में भी उसकी ऊर्जा लगती है, ये कभी ध्यान में ही नहीं रखा जाता। ये दृष्टिकोण एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जिसमें महिला की जिंदगी का कोई खास महत्व नहीं दिया जाता। तो समझ में आया होगा कि किस प्रकार भोजन में सबको खाना खिला के खुद खाती हैं, वो अगर कम भी हुआ तब भी चलता है, दोबारा खुद नहीं सोचेंगे कि हाँ हमारे लिए कम है तो लाओ हम बना लें अपने लिए, उतने में ही खा पी के वो गुजारा कर लेती हैं। आगे बढ़ते हैं। गर्भ में शिशु लिंग निर्धारण परीक्षण तथा यौनाधार पर भेदभाव। आपने संभवतः एंटिस्टोटिस के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अजन्मे बच्चे के स्वास्थ्य का निर्धारण करने के लिए गर्भवती महिला के गर्भ से एक द्रव्य निकाला जाता है। जन्म से संबंधित कुछ दोष लड़कियों में सामान्य होते हैं, कुछ दोष लड़कियों में सामान्य होते हैं तो कुछ लड़कों में होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं। इस प्रकार इस टेस्ट की या इस परीक्षण की प्रक्रिया में बच्चे का लिंग निर्धारण निहित होता है, जिससे कुछ प्रकार के दोषों की उपस्थिति या अनुपस्थिति निश्चित की जा सके कि कोई कमी या कोई भी बच्चे में, तो कहीं न कहीं सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसी परीक्षण का उद्देश्य बच्चे का लिंग निर्धारण तो नहीं होता, किंतु अब इसका जन्म से पहले लिंग निर्धारण के लिए दुरुपयोग होने लगा है। पहले सिर्फ स्वस्थ देखा जाता था और भी चीज़ें देखी जाती थी, पर अब कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग होने लगा है। 1985 में मुंबई क्षेत्र में एक अध्ययन के दौरान पता चला कि वहाँ के एमनियोस्टेसिस के बाद 40,000 बालिका लड़कियों भ्रूण का गर्भपात करा दिया गया, मतलब बच्चे को ख़त्म करा दिया गया, तो गर्भपात करा दिया गया। परीक्षण के बाद बालिका भ्रूण का गर्भपात कराने वाली अधिकांश महिलाएं मध्यम वर्ग की परिवारों की ही थीं, जिन्होंने बच्चे को कह सकते हैं गिरा दिया, कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो डॉक्टर नहीं थी या कोई भी
तो अधिकांश जो थी महिलाएं मध्यम वर्ग के परिवारों की ही थी गर्भपात कराने वाली, और उनमें अधिकतर ने कॉलेज शिक्षा प्राप्त कर रखी थी। तो देख लीजिए, कॉलेज शिक्षा प्राप्त कर रखी है और कहीं ना कहीं इन्होंने ही ये काम किया या कर इसकी भागीदारी है यही मैडमें या यही जो महिलाएं हैं यही होती हैं। इस परीक्षण के दुरुपयोग के बारे में कानूनी कार्रवाई पर अंतिम इकाई में चर्चा की जाएगी। मतलब अभी हम पढ़ेंगे कि कानूनी कार्रवाई क्या की गई इसके बारे में। हमारे लिए समझना जरूरी है कि केवल चिकित्सा मतलब डॉक्टरी कारणों से परीक्षण कराने और स्वस्थ बालिका भ्रूण को ख़त्म करने के लिए इसके उपयोग के बीच हमें अंतर करना होगा। हम बाद वाली स्थिति के लिए विशेष रूप से चिंतित हैं। एक अजन्मी जिसका जन्म नहीं हुआ है बच्ची, अजन्मी लड़की एक लड़के की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जबकि आपने देखा है कि महिला कितना कार्य करती हैं। आंशिक रूप से इस प्रश्न का उत्तर भूमिकाओं, अपेक्षाओं और तथा दायित्वों के संदर्भ में दिया जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि लड़की को पढ़ाने, कपड़े पहनाने तथा दहेज देकर उसका विवाह करने के जो दायित्व हैं वे गृहस्थी में विभिन्न प्रकार से उसके योगदान देने की भूमिका से उत्पन्न होने वाली अपेक्षाओं की तुलना में कहीं ज़्यादा महत्व रखते हैं। ये कहा जा सकता है कि शहरी मध्यम वर्ग के मामले में जहाँ एंथियोस्टिस ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य होता जा रहा है, वहाँ योगदान का प्रश्न वास्तव में पैदा ही नहीं होता। यहाँ यह तर्क दिया जा सकता है कि लड़की की शादी में जो दहेज देना पड़ता है वही सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अगर बात की जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है बच्चियों को मारने का, तो उसको दहेज देना पड़ेगा। यही चीज़ है जो कहीं ना कहीं लड़कियों को नहीं पसंद करते हैं, गर्भपात करा दिया जाता है। लड़की की शादी में जो दहेज देना पड़ता है वही सबसे महत्वपूर्ण कारण है। दूसरे ये भी संभव है कि जीवन की बढ़ती लागत तथा बढ़ती अपेक्षाओं के कारण पहले से बड़े परिवारों में छोटे परिवार रखने की प्रवृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय होती जा रही है। मतलब पहले बड़े परिवार होते थे, अब कहीं ना कहीं छोटे परिवार रखने की भी प्रवृत्ति ज़्यादा हो गई है। घटनावश गर्भाधान हो जाने वाले मामले में एंथियोस्टेसिस के बाद गर्भपात कराया जा सकता है, विशेष रूप से जब भ्रूण बालिका हो तब गर्भपात हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वही तर्क है कि लड़के की अपेक्षा लड़की कम चाही जाती है। मतलब लोग कम पसंद करते हैं, लड़के ज़्यादा पसंद करते हैं, लड़की कम पसंद की जाती है लड़कों की अपेक्षा। ये कहा जा सकता है कि पहला बच्चा चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन यदि दूसरा बच्चा लड़का है तो यदि दूसरा भ्रूण लड़के का है तो यह असंभव ही होगा कि उसका गर्भपात करा दिया जाए। मतलब अगर सेकंड नंबर पे लड़का है तो उसका गर्भपात कराया ही नहीं जाएगा, लेकिन अगर लड़की होगी तो गर्भपात करा दिया जाता है। तो यही बात की गई है कि असंभव ही होगा कि उसका गर्भपात करा दिया जाए, चाहे माता पिता केवल दो ही बच्चे और वह भी एक लड़का तथा एक लड़की ही क्यों ना चाहते हों। मतलब अगर एक लड़का है एक लड़की है, लेकिन उसके बाद भी अगर लड़की को पता चल जाता है कि हाँ लड़का है तो कहीं कहीं वो गर्भपात नहीं कराएंगे, लेकिन अगर लड़की तो कहीं ना कहीं गर्भपात करा लेंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्णता दी गई है वो लड़कों पर ही दी गई है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन मादा मतलब कहते हैं स्त्री या लड़की, मादा भ्रूण का बिना हिचक गर्भपात कराए जाने की पूरी संभावना होती है। तमिलनाडु के मुद्देर जिले की कल्लर जाति के बीच, तमिलनाडु के एक जिला है मुद्देर जिले की कल्लर जाति के बीच किए गए एक अध्ययन के अनुसार वहां निर्धन परिवारों को दहेज के बोझ से त्राण दिलाने के लिए बालिका शिशु हत्या एक आम बात बन गई थी।
मतलब कैसे लड़कियों को ख़त्म कर देना पहले ही जन्मी बच्ची को, तो वो एक नॉर्मल बात हो गई थी। कहाँ पे? तमिलनाडु के मिद्दूर जिले में। कौन सी जाति? कल्लड़ जाति के लोगों में। वहाँ के निर्धन परिवारों को दहेज के बोझ से त्राण दिलाने के लिए बालिका शिशु हत्या एक आम बात बन गई थी। अस्पताल के रिकॉर्डों से पता चलता है कि बालिकाओं को जन्म देने वाली माताएं अपने नवजात शिशु को लेकर अस्पताल से भाग जाती हैं। बाद में अस्पताल के कर्मचारियों ने जब जांच की तो पता चला कि खुद जिंदा रहने की चाह में उन महिलाओं ने बालिकाओं की हत्या कर दी ताकि वो खुद जिंदा रह सकें। इतना डर हो था। सन 1997 में प्राप्त प्रारंभिक चिकित्सा केंद्रों के आंकड़े के अनुसार, मतलब डॉक्टरी अगर बात की जाए अस्पतालों की, तो आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में प्रति वर्ष लगभग 3000 बालिका, मतलब बालिका शिशुओं की मृत्यु सामाजिक कारणों से होती है। पूरे राज्य में घटने वाली बालिका शिशु मौतों में यह 1/6 से 1/5 हिस्सा है। निर्धनता से ग्रस्त, गरीबी से ग्रस्त अपने परिवार के लिए पुत्री दीर्घकालीन समस्या बनी रहती है। मतलब लंबी, कह सकते हैं लंबी, दीर्घकालीन मतलब होता है लंबी समस्या बनी रहती है अगर निर्धन हो तो परिवार। इसलिए वह अनचाही संतान ही रहती है। मतलब उसकी कोई चाह नहीं होती कि लड़की हो, वो अनचाही संतान ही रहती है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के मनोवैज्ञानिक अनुक्रिया। ऐसा नहीं है कि अपनी खराब हालत के विरुद्ध लड़कियां या महिलाएं प्रतिक्रिया न व्यक्त करती हों, मतलब गुस्सा ना दिखाती हों अब उनकी स्थिति अगर अच्छी नहीं है। एक स्तर पर उनकी खराब हालत की प्रतिक्रिया के रूप में उनमें शारीरिक बीमारियों, मानसिक रोग तथा प्रेत आत्मा अधिरोहण जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर। महिला आंदोलन संबंधी इकाई में आपको मालूम होगा कि यदि क्रोध नहीं तो उत्तरोत्तर बढ़ता रोष कैसे एक प्रभावी विकल्प वाली गतिविधि के रूप में परिणित हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं गुस्सा इकट्ठा नहीं बोलती हैं तो गुस्सा इकट्ठा होता जाता है, फिर कहीं ना कहीं वो एक साथ ही टूट फट जाता है, कह सकते हैं गुस्सा एकदम रोष प्रकट हो जाता है। इसके बावजूद खुद महिलाओं की अनुक्रिया जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं के मन के अंदर निरंतर होने वाले दमन व उत्पीड़न से क्या उथल पुथल हो रही है इसका पता चलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना कि उनकी परेशानियां क्या है। आगे बढ़ते हैं। संचित तथा द्रमित आक्रोश मनोविश्लेषण। संचित मतलब होता है इकट्ठा, और आक्रोश गुस्सा जब वो अपने मन में सोचती रहना। तो व्यक्तिगत अध्ययनों और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के अध्ययन के आधार पर मनोविश्लेषण सुधीर कक्कड़ इस बात से अचंभित हो गए कि युवतियों में संचित तथा द्रमित क्रोध सहनशक्ति के बाहर हो गया और सामाजिक मुक्ति के अभाव के कारण उनमें हिस्टीरिया जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। भारतीय संदर्भ में हिस्टीरिया का रूप निषेध, लैंगिक तथा आक्रामक इच्छाओं की प्रेतात्माओं द्वारा हावी हो जाने में प्रकट होता है। मतलब प्रेतात्माओं को जैसे कह सकते हैं हावी हो जाने से प्रकट होता है। इन अनिष्टकारी प्रेतात्माओं से लड़कियों को छुड़वाने के लिए परिवार के सदस्य अक्सर शमशान, गुरुओं तथा माताओं के चक्कर लगाने लगते हैं। मनोरोग चिकित्सक का कहना है, जो मनोरोग चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनका कहना है कि यदि शहरी मध्यम वर्ग के परिवार के किसी लड़के में कोई मनोरोग, जैसे स्कूल में ठीक से ना पढ़ना, लड़कों की बात की जा रही है, लड़कों में कोई मनोरोग जैसे स्कूल में ठीक से ना पढ़ना, घर में बदमिजाजी करना तथा अवसाद आदि हो जाए तो परिवार वाले उसके उपचार के लिए जल्दी ही अस्पतालों, क्लिनिकों के चक्कर लगाने लगते हैं। अगर लड़का कहे पढ़ाई नहीं करना है या कोई भी चीज़ें हैं, अगर लड़के नखड़े करने लग जाएं तो कहीं ना कहीं जो परिवार वाले हैं वो डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगते हैं। लेकिन दूसरी ओर यदि लड़की को कुछ हो जाए तो पहले तो लड़की कुछ बताएगी ही नहीं और कि वह अपने रोष या नाखुशी से दबा रही है, नाखुशी जो है दबा रही है, पहले वो बताएगी नहीं। लेकिन यदि उसने बता भी दिया तो परिवार के लोग लड़के की समस्या की अपेक्षा लड़की की समस्या पर बहुत कम ध्यान
बहुत कम ध्यान देते हैं। एक सीमा के बाद इसी रोष को वह एक अधिक ठोस रूप में व्यक्त करती है। इसी गुस्से को वो बहुत अच्छे कह सकते हैं, बहुत ठोस रूप में व्यक्त करती है। यहाँ तात्पर्य ये नहीं है कि लड़कियाँ अपनी बीमारी या प्रेत आत्मा के चढ़ जाने को इसलिए छिपाती हैं कि हिस्टेरिया होने पर उन पर ध्यान दिया जाए। यहाँ तात्पर्य ये है कि अवेचन स्तर पर सामाजिक रूप से उन्हें नज़रअंदाज कर देने और मनोवित्त की वजह से वह मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या दोनों तरफ से आत्मग्रस्त हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, आत्मग्रस्त हो जाती हैं। जबकि व्यक्तिगत उपेक्षा का रूप धारण कर लेती हैं तो अक्सर तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आगे पढ़ते हैं, सारी चीज़ें आपने जानी। मितेई जनजाति में माइब्री और तथा बहुपत्नी प्रथा। मणिपुर की मितेई जनजाति में महिलाओं को अपना पति चुनने की काफ़ी आज़ादी है। कौन? मितेई जनजाति में। और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। पूरे परिवार की आमदनी के महत्वपूर्ण स्रोत कपड़ा बुनने के काम में उनका पूरा नियंत्रण है। फिर भी वहाँ शमन या माइब्री महिलाओं का प्रतिशत काफ़ी अधिक है। माइब्री कौन बनती हैं ये भी जानते हैं। माइब्री कौन बनती हैं? तो निस्संदेह सभी स्वतंत्र दिमाग वाली महिलाएं नहीं। निस्संदेह सभी स्वतंत्र दिमाग वाली महिलाएं नहीं, परंतु एक मितेई लोकाकित के अनुसार हठीली महिलाएं ही माइब्री बनती हैं। जो हठीली महिलाएं होती हैं वही माइब्री बनती हैं। ऐसे समाज में जहां पुरुष ही सामाजिक वास्तविकता को परिभाषित करता हो, वहां हठीली महिला संभवतः वह है जो पुरुष के दृष्टिकोण को पूरी तरह से ना मानती हूँ। जो पुरुषों का नज़रिया है उसको ना मानती हूँ। वो खुद एक हठीली हैं, वो खुद अपने उसके वो बनाती हैं। तो कुछ समाजों में महिलाओं पर प्रेतात्मा के चढ़ जाने को महिला के विद्रोह का एक संस्थागत रूप माना जाता है, परंतु इससे महिलाओं की सामान्य परिस्थिति में सुधार करने में कोई सहायता नहीं मिलती। बल्कि जैसा कि मणिपुर के मितेई संदर्भ में है कि मतभेद रखने वाली महिला को संभवतः माइब्री के रूप में बदनाम कर दिया जाता है कि हठीली, या उस टाइप की अगर बात की जाए तो हठीली है या अपना मत रखती है, तो कहीं ना कहीं इस माइब्री के रूप में बदनाम कर दिया जाता है। या इसका परिणाम महिला को अपने अधीन करने के लिए कुछ अन्य तरीकों को अपनाने के रूप में हो सकता है। उदाहरण के रूप में मितेई जनजाति में शहरी क्षेत्रों में बहुपत्नी प्रथा बढ़ रही है। कहाँ पे? शहरी क्षेत्रों में, मितेई जनजातियों में। एक ऐसे समाज में जहाँ पारंपरिक रूप से महिला की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है। एक पुरुष द्वारा एक से अधिक महिलाओं के शरीर और उनकी आर्थिक समर्था पर नियंत्रण का दावा करना काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। जहाँ एक और कायनाबा अर्थात महिलाओं द्वारा तलाक देने की संख्या में वृद्धि हो रही है। महिलाएं जो हैं, तलाक अगर बात की जाए तो इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। तो दूसरी ओर चाकी ने उन महिलाओं की वेदना का वर्णन किया है जो सहपत्नी की स्थिति भुगत रही हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।